सर मैं 1 आध साल काम करने के बाद मैंने अपनी खुद की 5 ब्रांड डाली थी। प्रोफेशनल कुरियर है, मारुति कुरियर है, डीटीडीसी कुरियर है। एक दूसरा भी ब्रेस फ्रेश करके कुरियर था। तो ऐसे कुरियर में मैंने एजेंसी लेना शुरू करी और एजेंसी ले लेके मैंने खुद की ब्रांचें डालना शुरू करी। तो जैसे सानंदगांव है, अहमदाबाद है, धौलका है, चांगोदर है, बावला है, वहाँ पे मेरी ब्रांचेस थी। तो कुणाल सर, मतलब आपके बचपन से ही दिमाग में ये तो था कि मुझे मालिक बनना है। मालिक कोरियर बॉय से फिर दुकानें डालना, एजेंसियां लेना, मतलब बिजनेस करने की थॉट तो बचपन से ही आपके अंदर। यस सर। तो मतलब जब आप पढ़ते थे तो नौकरी करने के बारे में नहीं सोचते थे? सर पढ़ता था, लेकिन जब 10वीं में मैं बीमार हो गया उसके बाद मेरा पढ़ाई से मन। जैसे एक व्यक्ति पढ़ता है तो सोचता है मैं अफसर बनूंगा, साइंटिस्ट बनूंगा, तो आप नहीं सोचते थे कि मैं नौकरी करूंगा, आप सीधा सोचते थे बिजनेस करूंगा? नहीं, मैं एक ही सोच बना ली थी कि मैं बिजनेसमैन बनूंगा। पढ़ाई एक टैग के लिए था, मतलब पढ़ा हूँ। गुजराती का तो है ना, नौकरी ना करो। गुजराती तो भाई मतलब आज भी देश में सरकारी संस्थाओं में या कहीं भी गुजराती बहुत ना के बराबर है। गुजराती तो सही मायने में पैदा ही बिजनेसमैन होता है। अच्छा, फिर ये डायरेक्ट सेलिंग आपकी जिंदगी में कैसे आई? सर जब कुरियर का काम कर रहा था तो मेरे जो दोस्त था उसको इनवाइट करने के लिए एक व्यक्ति आया था, एक इनविटेशन कार्ड लेके। और वो कुछ बातें कर रहे थे कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपका ये हो जाएगा, आप बहुत बड़े बन जाओगे, बहुत पैसे कमाओगे। तो मैं कान लेके सुन रहा था क्योंकि माइंड में बिजनेस तो था ही। तो वो जो कार्ड था वो मेरे टेबल पे छोड़ के वो चला गया। मतलब जिसको इनविटेशन दिया था वो गया नहीं। तो उसके ऊपर उसका नंबर था, तो मैंने एसटीडी पीसीओ से उसको फोन किया कि भाई वो कार्ड आपका यहाँ पे छूट गया है, तो क्या था वो? बोला एक बड़ा बिजनेस है, आप आओ, आप भी देख सकते हो। मतलब समझा कोई किसी को रहा है, बुला किसी को रहा है, कार्ड आपके हाथ लगा और आपने कॉल कर ली? हाँ, मैंने कॉल कर लिया सामने से। तो उन्होंने बताया कि ये जगह पे आना है, संडे का एक वेन्यू है। तो उनको मतलब वो बिजनेस देखने के लिए मैं गया। वो टाइम समझ में कुछ नहीं आया था, लेकिन एक ही बात समझ में आई थी कि लोग यहाँ से पैसा कमा रहे हैं और मुझे पैसा कमाना है। ऐसे गए आप किसी और के इनविटेशन पे, किसी और के कार्ड पे आपने अपनी किस्मत खोल दी। यस। तो उसके बाद उस कंपनी में जिसमें आपने काम किया, आपका सफर कैसा रहा? सफर तो बढ़िया रहा, नाम अच्छा कमाया। 2 साल तक मैं एक ही चेक पे टिका था। 2 साल तक मेरा एक ही चेक बना था। लेकिन लोगों को देख देख के एक पेशेंस था कि मतलब मैं भी यहाँ पे कुछ कर पाऊंगा। 2 साल में शुरू के डायरेक्ट सेलिंग के 2 साल में एक चेक मतलब कितने पैसे आ गए थे आप? वो 435 रुपए का एक चेक था सर। ये बात रियल है? रियल है सर। 2 साल में? 2 साल तक मेरे पास 3 बंदे जुड़े थे खाली, उसमें से एक का कमीशन 435 रुपए आया था। 2 साल तक और कुछ नहीं आया आपको? और कुछ नहीं आया सर। फिर तीसरे साल? तीसरे साल में फिर थोड़ा बिजनेस को सीखा समझा, तो तीसरे साल से थोड़ा अच्छा काम शुरू हुआ था। तो कुणाल सर, जैसे आप तो आए थे कोरियर की दुनिया से या फैक्ट्रियों में काम, डायरेक्ट सेलिंग में आए तो शुरू में आपको कोई दिक्कत नहीं आई? सर दिक्कत आई ना, बहुत बहुत दिक्कत आई। क्या क्या? पहले तो छोटी छोटी सी उम्र थी, तो किसी को इनविटेशन करने जाते और किसी को बोलते कि भाई यहाँ पे बहुत पैसा है, और हमको देखते और हमको देख के वो लोग हंसते हमारे ऊपर कि भाई तू इतना छोटा है और यहाँ पे पैसे की बात कर रहा है। और वो टाइम डायरेक्ट सेलिंग में जब हम आए तो हमारे पास कपड़े भी एक ही जोड़ी थे। एक वाइट शर्ट था, एक ब्लैक पैंट थी, लाल लाल टाई थी। तो ऐसे ही हम घुमा करते थे, लोगों को इनविटेशन करा करते थे। अच्छा, पैदल जाके लोगों को गाड़ी के सपने दिखा? हाँ, पैदल जाके या तो साइकिल के ऊपर। लोग हंसते होंगे? लोग बहुत हंसते थे कि ये आ गया करोड़पति। अच्छा, फिर और क्या दिक्कत आई? और सर फिर लोग इनविटेशन करते, लोग आ भी जाते, लेकिन हमारी उम्र के कारण लोग विश्वास नहीं कर पाते थे। मतलब सबसे बड़ा रोड़ा शुरू में कामयाबी में वो आपकी छोटी उम्र थी? छोटी उम्र थी। क्या उम्र थी? सर 21 साल। 20-21 साल की? 20-21 साल की उम्र में हमने शुरू किया था। और क्या दिक्कत है? वो टाइम के अंदर हमारे जेब में पैसे नहीं होते थे सर। तो आना जाना, लोगों को फॉलो अप करने के लिए जाना, बस में आना जाना। कुरियर का काम भी मैं साथ में वो टाइम कर ही रहा था, और नेटवर्क मार्केटिंग भी शुरू कर ली थी, कॉलेज भी चल रही थी। तो दिन में 3 बार अहमदाबाद आना, सानंद से जाना, तो ये बहुत टफ हो रहा था। कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि हम डायरेक्ट सेलिंग करते तो वो टाइम के अंदर पूरा पूरा दिन भूखा रहते। रात को कभी कभार एक आध दाबेली खाने मिल जाए, हमारे अहमदाबाद में दाबेली होता है वड़ा पाव जैसा। तो वो टाइम के अंदर पानी के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं होते थे। हम मतलब पाउच खरीदना है तो उसके लिए भी हमें सोचना पड़ता। तो
म्यूनसिपालिटी की अगर कोई पर्व वगैरह में मिल जाए तो हमें वहाँ पे पानी भी पीते थे। इस कष्ट में डायरेक्ट सेलिंग आपने शुरू की। हाँ, ये कष्ट। 2 साल में 435 रुपए कमाए और फिर भी टिके रहे, डटे रहे, क्या सोच के? सर वहाँ पे जो लोग थे, जो सीनियर लोग थे, जो आते थे और वो अपनी कहानी को सुनाते थे, तो हमें ऐसा लग रहा था कि भाई हमारे लिए और कोई रास्ता तो है नहीं, या घर में कोई ऐसा परिवार तो है नहीं कि लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमा के हम कोई मतलब आगे बढ़ जाए। तो जीवन के जो सपने पूरे करने थे वो मुझे ऐसा लग रहा था कि डायरेक्ट सेलिंग से ही हो पाएगा। अगर मुझे आगे बढ़ना है तो बस यहाँ पे ही टिके रहना है, यहाँ पे ही काम करते रहना है। तो हमने ये सीखा था। आपको ये समझ में आ गया कि यही एक रास्ता है जो आपको ऊंचाइयों पे पहुंचा देगा। हाँ सर, मिडिल क्लास के लिए और लोअर मिडिल क्लास के लिए इससे ज्यादा कोई रास्ता है ही नहीं। कुणाल सर, उस कंपनी में मैंने सुना है आपने गाड़ी ले ली थी, कितने साल में ले ली थी? उसमें 5 साल में सर मैंने गाड़ी ले ली थी। कौन सी गाड़ी ली थी? मारुति अल्टो लिया था सर। कैसा महसूस हुआ था पहली गाड़ी लेके? सर पहली गाड़ी जब मैंने ली थी तो मारुति अल्टो 2005 में ऐसा था कि बहुत बड़ी गाड़ी है, बहुत बड़ा मतलब नाम था, मतलब ऐसा लग रहा था कि आज के समय की मर्सिडीज। तो वो टाइम के अंदर जब मैं मारुति अल्टो लेके अपने गांव में गया था, जैसे ही गांव में घुसा वहां पे पूरा गांव मेरा स्वागत करने के लिए मतलब खड़ा था। बारिश आ रही थी एक साइड में अल्टो की एंट्री हो कौन रही। से साल की बात है? ये 2005 की साल की बात है सर। तो फिर वो कंपनी आपने क्यों छोड़ दी थी, क्या हो गया था उसमें ऐसा? सर उस कंपनी के अंदर चल रहा था, बहुत बढ़िया चल रहा था, सिस्टम भी अच्छा चल रहा था, लेकिन वहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ था 10,000 लोगों का, और वो 10,000 लोगों के प्रोग्राम में एक भीड़ जमा हो गई और कोई नेगेटिव लोगों ने वहाँ पे भागदौड़ शुरू कर ली। तो वहाँ से हमारा बिजनेस पूरा वो शो के कारण कोलैप्स हो गया था। फिर धीरे धीरे हमने बिजनेस उठाने की शुरुआत करी, लेकिन फिर से बिजनेस जैसे ही उठा तो वहाँ पे क्या होता है कि सर जो डायरेक्ट सेलिंग में बड़े बड़े जो लीडर होते हैं वो कहीं ना कहीं गलतियां कर लेते हैं। तो उनकी गलतियों के कारण एक बार ऐसा हुआ कि लोगों के सामने, डाउनलाइन के सामने, ग्रुप के सामने उन लोगों ने झगड़े कर लिए, मारामारी कर ली। ओहो। तो हाथापाई कर ली स्टेज के ऊपर। 2000 लोग देख रहे हैं और 2000 के बीच में उन्होंने लाठियां लेके, वहां पे एक सिस्टम चलता था, एक फंड चलता था, वो फंड के कारण उन्होंने हाथापाई करी थी। तो वो कारण से हमारा बिजनेस फिर एकदम जीरो हो गया और मानो कि हम रोड पे ही आ गए थे। गाड़ी थी वो भी मुझे बेचनी पड़ी, मैं हफ्ते भी नहीं भर पाया था। 5,000 का हफ्ता होता था गाड़ी का, वो भी मैं नहीं भर पाया था वो टाइम के अंदर, और मेरी गाड़ी भी वो टाइम के अंदर खींच गई थी। कितना दिन में चलेगी थी गाड़ी वापस? मतलब मैंने 1 साल तक खींचा और चेक बनाने की ट्राई करी, लेकिन सिस्टम पूरा कोलैप्स हो गया था, तो मैं फिर बिजनेस को उठा नहीं पाया। अपलाइनों के चक्कर में आपका? अपलाइन के चक्कर में। फिर आपने जब ये सब हो गया, कंपनी छोड़ दी, फिर क्या किया? सर फिर क्या करे, मतलब डायरेक्ट सेलिंग में जिंदगी तो बन सकती है वो तो मुझे पता ही था। तो मैंने फिर 2-3 महीने में दूसरी कंपनी में काम करना शुरू कर लिया, और जब दूसरी कंपनी में काम करना शुरू किया तब भी मतलब अंदर से तो ऐसा ही था कि जो मेरी पहली कंपनी थी वो मेरे लिए एक ब्लड में घुसी हुई थी, मतलब दूसरी कंपनी की करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन रोड पे आ गए थे फिर। तो फिर दूसरी कंपनी का मैं काम करने की शुरुआत करी और धीरे धीरे वहाँ पे भी काम करते करते सक्सेस होना शुरू हुआ, टीम बननी शुरू हुई और फिर काम करते गए। तो फिर दूसरी कंपनी में आपने कामयाबी हासिल कर ली? दूसरी कंपनी में सर कामयाबी हासिल नहीं करी, वहाँ पे भी नाम कमाया है, पैसा नहीं कमाया। वहाँ पे स्टेज पे जाते, चिल्लाते और प्लान लेते और मतलब वही फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन जो पैसा कमाना चाहिए वो पैसा नहीं कमा पाए थे हम। तो फिर करते रहे आप दूसरी कंपनी करते रहे, लेकिन दूसरी कंपनी में भी ऐसा हुआ था कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी थी वो प्रोडक्ट की क्वालिटी एकदम घटिया थी। हमें साड़ियाँ बिकवाई जाती थी, हमें सूट बिकवाए जाते थे, पावर सीवर बिकवाए जाते थे। तो ये जो वहाँ पे प्रोडक्ट थी वो प्रोडक्ट घटिया प्रोडक्ट होती थी, लोग हमारे मुंह पे मार के जाते थे। तो दूसरी कंपनी में जब मैंने काम करना शुरू किया तो एक इनकम तो मेरी फिक्स हो गई थी, लेकिन हुआ क्या कि वो टाइम के अंदर वो दूसरी कंपनी ने कुछ ऐसा ऊपर से पता नहीं क्या सेटिंग आया, बोला गवर्नमेंट से टाई अप कर लिया। दूसरे दिन पता चला कि गवर्नमेंट का टाई अप भी टूट गया। फिर तीसरे दिन पता चला कि उन्होंने प्लान चेंज कर लिया, फिर प्लान में भी उन्होंने नई नई प्रोडक्ट ला के रख दी। तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। तो हमारी जो नीचे वाली जो टीम थी वो टीम भी छोड़ के दूसरी कंपनी में चली गई, लेकिन फिर भी एक विश्वास के साथ में दूसरी कंपनी जो काम कर रहा था वो नाम चेंज होने के बाद, प्रोडक्ट चेंज होने के बाद भी मैंने 1.25 साल तक उस कंपनी को पकड़ के रखा।
और 2.25 साल तक उस कंपनी में मेरा 2800 का खाली चेक बना था। तो दूसरी कंपनी में आपने कहा कि 2800 रुपए का चेक आपको 2.25 साल में बना, तो उसमें लगे रहे थे आप, हो गए थे कामयाब? नहीं सर, कामयाब नहीं हुआ। फिर मुझे वो भी कंपनी छोड़नी पड़ी, और क्योंकि गुजारा भी करना था, तो मैंने फिर आगे एक तीसरी कंपनी में भी काम करना शुरू किया, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का रंग लग जाता है तो कहीं ना कहीं करने की इच्छा होती है। तो तीसरी कंपनी में मैंने 4 महीना काम किया, लेकिन 4 महीना काम किया तो मैंने 4 लाख रुपए उसमें कमा लिए थे। अच्छा, फिर? और वो तीसरी कंपनी में मुझे छोड़नी पड़ी, कारण ये था कि उसमें भी प्रोडक्ट जो थे वो घटिया थे। और मैं एक बात समझ गया था कि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में लोग घटिया प्रोडक्ट लेके आते हैं और लोगों का बनाने का धंधा होता है। तो तीसरी कंपनी में भी मैंने काम छोड़ दिया। और रियल बोलूँ सर, मैं फिर नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के खिलाफ ही हो गया था। मैं चाहता ही नहीं था कि अब मैं कोई दूसरा नेटवर्क मार्केटिंग पकड़ूं। मैंने मतलब संन्यास ले लिया था वो टाइम, डायरेक्ट सेलिंग के बाद? डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, कि तेरी बीबी मर जाएगी, तेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, तेरा गाड़ी चली जाएगी, तेरा बाइक खींच जाएगा, ऐसे कर करके अगर मुझे कोई समझा नहीं आता तो मैं रियल में उसको समझा के वापस भेज देता। तो मैंने फिर डायरेक्ट तो वो अपने सपने छोड़ जाता आपके पास आके कि अब नहीं करूंगा? मुझे 15 साल का 2015 तक का एक्सपीरियंस था, तो मेरी जो नेगेटिविटी थी मैं वो लोगों के अंदर डाल देता था कि भाई ये भी कभी है ना बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो आप खाली हो चुके थे, फिर क्या करने लगे थे? फिर मैंने सर बैंक में काम करना शुरू कर लिया था। एक दोस्त के माध्यम से मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एजेंसी मिली थी, तो वहाँ पे कियोस्क ऑपरेटर मतलब एज ए ब्रांच इंचार्ज मैंने अपनी एजेंसी लेके काम करना शुरू किया था। वो अच्छी कमाई हो रही थी? हाँ, वहाँ सर धन्यवाद है नरेंद्र मोदी साहब का कि उन्होंने जनधन योजना निकाली, और जनधन योजना के अकाउंट वहाँ पे मतलब बहुत खुलते थे, लाइनें लगी रहती थी, भीड़ लगी रहती थी। तो महीने 1.5 लाख रुपए सर वहाँ पे मैं कमाने लगा था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। कुणाल ने लखपति से नीचे तो कभी देखा ही नहीं कहीं भी जाएगा लाखों से ऊपर तो कमाने थे। यस यस। अच्छा, मैंने सुना है कि आप और आपकी वाइफ एक ही कंपनी में डायरेक्ट सेलिंग करते थे, फिर आप लोगों को प्यार हुआ और एक डायरेक्ट सेलर ने एक डायरेक्ट सेलर से शादी की, कहाँ तक सच है? सर ये रियल में सच नहीं है। अच्छा। ये रियल में जो हमारी अपलाइनें थी, वो अपलाइनों ने मतलब खिलाया हुआ एक गुलाब है, लोगों को बताया है। अच्छा। लेकिन रियल में हमने उस कंपनी को छोड़ दिया था। और मेरे वाइफ आर्मी स्कूल में टीचर थे और मेरे पापा भी आर्मी में ही थे, तो दोनों का जो ऑफिस था वो बाजू बाजू में था। अच्छा। तो मेरे पापा ने खुद ने ही मुझे बताया था कि ये लड़की अच्छी है, क्योंकि पहले से हम जानते थे, क्योंकि हमारी कंपनी में थी नेटवर्क मार्केटिंग में। पापा ने ही मुझे प्रपोज किया था कि आप मतलब शादी कर लो, और दोनों घर वालों ने मिलके मतलब लव कम अरेंज मैरिज जैसा हुआ था। तो आप लोग डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा कोई लव वगैरह का चक्कर नहीं, डायरेक्ट सेलिंग में नहीं किया था। आप करते एक कंपनी में काम थे, जानते थे, पर शादी का प्रपोजल आपके पापा ने और उसके परिवार ने मिलके आप दोनों की शादी कराई है। हाँ, हम दोनों की। आज हमें भी पहली बार क्लियर हुआ है, हमें भी यही पता था कि आप लोगों की डायरेक्ट सेलिंग में ही लव मैरिज हुई है। वो होता है ना सर कि मतलब दूसरी कोई कंपनी में हम काम करना शुरू करते हैं तो पहले वाली कंपनी वाले हमारे बारे में नेगेटिव बोलते हैं। एस्लीपियस वेलनेस में कैसे आए आप? सर एस्लीपियस वेलनेस में मैं बैंक में एक बार बैठा था, और मामचंद सर मेरे दोस्त थे पहले से, क्योंकि मामचंद सर भी उस पुरानी कंपनी में काम। हाँ, मामचंद सर पहले पुरानी कंपनी में काम करते थे और वो अहमदाबाद में उनका ट्रांसफर था नेवी में, तो मैं उनको जानता था, मेरे पापा भी जानते थे, तो फ्रेंड थे मेरे। तो एक बार चैट हो रही थी और हाय हेलो कर रहे थे हम, तब मामचंद सर ने बताया था कि हमने कोई कंपनी खोली है। तो मैं वो टाइम हंस रहा था कि भाई कंपनी खोली है, मुझे बख्श देना, तो मैं महीने 1.5 लाख तक अब पहुंचा हूँ। अब मेरे को मुश्किल से बैंक खोला है, बैंक का मालिक बनाओ। अब मुझे अल्टो नहीं खिंचवानी है दोबारा, क्योंकि एक छोटी गाड़ी फिर लाया था ईओन, तो मुझे खिंचवानी नहीं थी, तो मैंने सर को तो मना ही कर दिया था। लेकिन बोलते हैं ना सर कि अगर आपके जीवन के अंदर कुछ लिखा है, भगवान ने लिखा है कि करोड़पति आप बनोगे, तो नम्रता को एक बार प्रॉब्लम हुई पैरों में। मैंने सब जगह दिखाया, हॉस्पिटल में दिखाया, तो ऑपरेशन का बोला पैरों में नसों में पानी भर गया है, आपको वो पानी खिंचवाना पड़ेगा। तो मैं भी जानता था कि अगर मैंने नसों में पानी खिंचवाया तो पैर वैसे ही खराब हो जाएगा, तो मैंने नहीं करा। फिर कई आयुर्वेद, एलोपैथी सब कुछ करता रहा मैं, लेकिन उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था। अब दिक्कत ये थी कि वो डांस टीचर और म्यूजिक टीचर थी, तो उसका कैरियर खराब हो जाता अगर मैं उसका इलाज नहीं करवाता था। तो मैंने मामचंद सर को एक बार ऐसे ही पूछ लिया कि सर आपके पास कोई प्रोडक्ट है ऐसी, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा था नागपुर के अंकल का,
वो बोल रहे थे मैं 4 माले चढ़ के अभी बोम्बार्डे। हाँ बोम्बार्डे। हाँ, उनका वीडियो देखने के बाद थोड़ा मुझे लगा था, लेकिन यकीन नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जैसे नहीं, वो फेयर एंड लवली की ऐड आती है और ऐश्वर्या राय आती है, बोला फेयर एंड लवली लगाओ गोरे हो जाओ। मैंने बहुत घिस डाली, मैं अभी तक गोरा नहीं हुआ हूँ। तो मैंने सोचा कि पैसे खिला के कुछ कराया होगा। तो मामचंद सर को एक बार मैंने पूछा कि भाई सर ये सही है या मतलब वैसे ही, मतलब जो लोग करते हैं वैसे ही है। और इतने नेगेटिव थे आप। ये वो बुजुर्ग आदमी थे, मुझे भी याद है, वो हमारे नागपुर के हाँ। बोम्बार्डे सर थे हाँ और उनके घुटने ठीक हुए थे। हाँ हाँ। अब इतने नेगेटिव थे और आप सोच रहे हैं किराए पे लाके बात। किराए पे लेके बात कर रहा है, क्योंकि एडवर्टाइज में यही तो चलता है। गजब केकड़े बच्चे। हाँ, फिर मामचंद सर ने बोला कि आप आ जाओ, मैं प्रोडक्ट देता हूँ और ठीक हो जाएगा, बहुत अच्छा आयुर्वेद है, एक नेक नियत से हमने कंपनी बनाई है, लोगों के भले के लिए बनाई है। मैंने बोला सर लोगों के भले के लिए कंपनी कौन बनाता है, मुझे पता है, 15 साल मैंने निकाल दिए हैं, आप प्रोडक्ट भिजवाओ फिर देखते हैं, अगर प्रोडक्ट में दम होगा तो देखेंगे। तो सर ने प्रोडक्ट भिजवा ही नहीं। एक बार नैनीताल जिम कॉर्बेट जाना हुआ, तो ऐसे ही घूमने जा रहे थे, शादी के इतने साल हो गए, पैसा कमाए नहीं थे तो गया नहीं था, बैंक में पैसा कमाया, तो मैंने सोचा कि चलो निकल जाते हैं। तो फ्लाइट से जैसे उतरे, फेसबुक में मैंने डाला था, तो मामचंद सर ने देख लिया कि मैं दिल्ली आया हूँ। तो मामचंद सर का फोन आया, बोला कहाँ है? मैंने बोला सर अहमदाबाद में। बोला साला झूठ क्यों बोल रहा है, अभी तो दिल्ली उतरा है तू। अच्छा, आपने फेसबुक पे पोस्ट कर दी थी? हाँ, मैंने सुबह फेसबुक पे जिम कॉर्बेट। हाँ, सर ने देख लिया, तो सर ने फिर बुलाया कि ना तू ऑफिस आ जा, मिल के जा। तो नम्रता मैडम को मैंने पूछा कि चलो क्या करते हैं, अब तुझे प्रॉब्लम भी है तो अगर कोई दवाई ववाई भी मिल जाए तो वहां से देख लेते हैं। तो आए हम कंपनी के अंदर, मैंने सर को बोल के रखा था सर प्लान मत दिखाना। अच्छा। मैं प्लान नहीं देखूंगा, आप मुझे प्रोडक्ट देना, मैं प्रोडक्ट लेके निकल जाऊंगा, चाय पी के निकल जाऊंगा। तो जैसे ही आया सर ने प्लान दिखाना शुरू कर लिया। अब 70 करोड़ का प्लान दिखाया, मतलब मैं तो 40 लाख तक प्लान किए थे, वो भी नहीं मिला आज तक, और 70 करोड़ के प्लान की बात कर रहे थे, तो यकीन नहीं आ रहा था रियल में सर। तो प्रोडक्ट ली यहाँ से और प्रोडक्ट लेके घर गया। 1.5 महीने तक नम्रता को प्रोडक्ट मैंने पिलाई। आज करीबन 9.5 साल हो गए, लेकिन 9.5 साल में आज तक नम्रता को पैरों की प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक हो गई थी नम्रता? ठीक हो गई, रिजल्ट मिला और ये काम करने का फैसला लिया सर। बोला एक तरह से कुणाल सर, किस्मत आपके पीछे दौड़ रही थी। आपने दरवाजे बंद कर लिए थे, पर किस्मत ने पूरी ताकत लगा के दरवाजा खोल के और फिर डायरेक्ट चली आपकी झोली में डाल। यस। फिर जैसे कि आपने तो गैप ले लिया, बैंक खोल लिया, डायरेक्ट सेलिंग के केकड़े बन गए, जो आस पड़ोस के लोग थे वो भी सारे नेगेटिव कर दिए, जो आपकी पुरानी टीमों के लोग थे वो कहेंगे उन्हें भी सबको नेगेटिव कर दिया, आप तो डायरेक्ट सेलिंग सबसे छुड़वाई दी। तो फिर एसलीपीएस में जब आपने शुरुआत करी तो आपके पास तो कोई लिस्ट भी नहीं थी, कोई लोग भी नहीं होंगे, तो फिर ये मुकाम कैसे हासिल किया, फिर कैसे टीम बनाई आप? तो सर हाँ, मैं नेगेटिव था और फिर मैंने प्रोडक्ट को यूज करा, फिर जो रिजल्ट आया उसके कारण से आपने एक बार बोला फिर कि मैं अहमदाबाद आता हूँ, आप अपने लोगों को तैयार रखो। अब जैसे ही आपने बोला कि मैं 5 दिन के लिए अहमदाबाद आ रहा हूँ, तो मैं तो खुश हो गया था वो टाइम, और खुशी ये थी कि आप आ रहे हो, लेकिन अंदर से दुख ये था कि मिलाऊंगा किसको, जो मेरे पास तो लिस्ट विस्ट थी नहीं, सारी खत्म हो चुकी थी। जब आपको एयरपोर्ट लेने के लिए आया तभी डरा डरा आया था मैं कि सर आ तो गए हैं, मैं क्या करूंगा, कि आगे कुछ पता तो नहीं चल रहा था। जैसे ही लेके आपको होटल में छोड़ा, फिर जब हम बैठे थे खाली और आप एक बार गुस्सा हुए कि भाई यहाँ पे मैं क्यों आया हूँ, बैठे रहने थोड़े आया हूँ, तो वो माइंड के अंदर वो चिंगारी मतलब अंदर से आई और मैं घर गया। और घर जाके बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि मैं लिस्ट कहाँ से लाऊं, मैं मिलाऊं किसको, क्योंकि मैंने तो कोई लिस्ट छोड़ी नहीं थी। जैसे ही नम्रता के सामने देखा, उसके मुंह को देख के मुझे याद आया कि इसकी तो लिस्ट बाकी है, नम्रता की लिस्ट बाकी है। तो नम्रता आर्मी स्कूल में थी, तो उसके जितने भी स्टाफ वाले लोग थे, टीचर्स थे, आस पड़ोस वाले लोग थे, उनको फिर धीरे धीरे हमने लेके आना शुरू करा, आपको मिलवाना शुरू करा। और फिर 3 दिन जो आपने वहाँ पे प्लान करे, काउंसलिंग करी, उसके कारण से रिजल्ट मिलना शुरू हुआ। तो जैसे रिजल्ट मिलना शुरू हुआ तो कॉन्फिडेंट लेवल में बढ़ता गया कि हाँ यार, यहाँ पे मतलब काम होगा, अगर 3 दिन में इतना हो सकता है तो आगे होगा। तो जैसे जैसे काम शुरू करा, फिर आप गए, उसके बाद मैंने अपने जो 4-5 लोग थे जो पुराने थे उनको भी याद करा कि भाई मैं तो बैंक में बैठ गया था, लेकिन वो तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे होगे, चलो लाओ मैं उनको प्लान दिखाता हूँ।
तो फिर मैंने प्लान दिखाना शुरू किया, तो वो 5-6 लोग थे, वो भी मेरे विश्वास से, भरोसे से और कंपनी के प्रोडक्ट को देख के वो लोग हमारे साथ जुड़े। वो भी सब छोटे छोटे बच्चे थे? हाँ, वो भी सर सारे छोटे छोटे बच्चे थे, 20 साल, 21 साल, 18 साल, 19 साल, मतलब उनके साथ काम करना शुरू किया। और आपने भी एक बार पूछा था कि इतने छोटे बच्चों के साथ काम किस तरीके से होगा, अगर कोई अच्छे नेटवर्कर हो तो काम हो पाएगा। लेकिन गुजरात में कोई नेटवर्कर बचा ही नहीं था, सारे लोग मतलब खत्म हो चुके थे वो टाइम। वो टाइम सर जब आपसे मुलाकात हुई, फिर आपको मैं जब छोड़ने आ रहा था, वो टाइम आपको पता हो, मुझे गाड़ी में बताया था कि कुणाल, अगर जिंदगी में करोड़पति बनना है तो यहाँ पे ना सिस्टम से चलना पड़ेगा और लीडर बन के काम नहीं करना है, यहाँ से अब जीरो बन के काम करना है। तो अगर फ्रेशर बन के, अगर जीरो बन के अगर लग जाएगा तो यहाँ पे बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी। याद है आपको? हाँ, वो याद है सर। ईवन गाड़ी में थे हम और मैं गाड़ी चला रहा था, नम्रता पीछे बैठी थी, आप बाजू में थे। शुरू में आपने मुझे थोड़ी लीडरशिप दिखाई थी ना? हाँ, मैं थोड़ा मतलब मान नहीं रहा था सर, थोड़ा गुजराती दिमाग है तो थोड़ा वो रहता था। तो आपने बताया उस तरीके से, फिर मैंने सोचा कि भाई अगर किसी के कहने से अगर दिमाग को बंद करके अगर आगे बढ़ा जाता है तो चलो उस तरीके से बढ़ते हैं। और फिर हमने सिस्टम से काम करना शुरू किया। आपने उस टाइम वो भी बताया था कि कुणाल 5 साल में तेरी लग्जरियस गाड़ी आएगी, 10 साल में तेरे पास बंगलो होगा। तो ये सारी बातों को सुन के मैंने स्लीपर्स वेलनेस में काम करना शुरू किया सर। मुझे याद है हमारे अहमदाबाद के, गुजरात के वो दिन, पूरे दिन मैं प्लान करता था होटल में, फिर रात को आपको अपना सिस्टम सिखाता था, आपके 15 साल वाले सिस्टम नहीं, अपना। यस सर, यस सर। और फिर आपने मेरी कोई ट्रेनिंग मीटिंग कराई, कुणाल सर, वो नहीं भूलता मैं, ना एसी था ना पंखा था, और आपने एक कंपनी के एमडी को उस हॉल में डाल दिया और मैं पसीना, मेरी पैंट भीग गई, शर्ट भीग गई, आप भी पसीना। यस सर। तो उस दिन जब पसीना निकल रहा था तो मैं सोचा ये पसीना जरूर गुजरात में धंधा बनाएगा, लेकिन आपकी मेहनत ने फिर अच्छा बिजनेस किया और रियली आपने बहुत अच्छा काम किया, अच्छी टीम बनाई, अच्छा धंधा बना। जी सर। तो कुणाल सर, स्लीपर्स में आने के बाद भी आपको कुछ कठिनाइयां आई होंगी? हाँ सर, कठिनाइयाँ तो आई, मतलब थोड़ा गैप लेके मैंने स्लीपर्स वेलनेस को शुरुआत करा था। तो पहले तो लोगों को जोड़ने में कठिनाई आई, लेकिन स्लीपर्स वेलनेस की जो प्रोडक्ट थी, वो प्रोडक्ट की रिजल्ट बहुत बढ़िया थे। तो जैसे ही मैंने मार्केट में काम करना शुरू किया और लोगों को प्रोडक्ट देना शुरू किया तो रिजल्ट बहुत ज़्यादा आना शुरू हुआ। मतलब मुझे ना लिस्ट की जरूरत पड़ रही थी, ना किसी लोगों की जरूरत पड़ रही थी, प्रोडक्ट ही ऐसा बोल रही थी कि धीरे धीरे बिजनेस हमारा अप होता गया, ग्रो होता गया। वहां से लिस्ट बनी आप? हाँ, वहां से लिस्ट बनी सर। और कुछ कठिनाई आई होंगी? और सर दिक्कत तो थे ही, वैसे पैसे की भी दिक्कत थी, घर परिवार था उसको संभालना था, गाड़ी थी वो भी मेंटेन करनी थी। तो शुरुआत में वो सारी दिक्कतें आई थी। तो बिना किसी लिस्ट के, बिना लोगों के, बिना टीम के, और एक गैप भी आपने ले लिया, उसके बावजूद स्लीपर्स में आने के बाद आपने मात्र कुछ दिनों में एक पहली लग्जरी कार ली थी। वो कौन सी थी? सर वो ऑडी A3 थी। कुणाल सर, आपको याद है कि आपकी ऑडी A3 जब फाइनल हुई थी तो कोई भी बैंक आपका लोन नहीं कर रहा था, वो क्यों नहीं कर रहा था, ये बताओ। सर उसमें हमारा सिविल बहुत अच्छा था ना, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग करते हुए मैंने अपने ऊपर कम से कम 46 लोन ली थी। कितनी? 46 लोन, 46 लोन। तो उसमें कई लोन ऐसी थी जो भरी ही नहीं गई थी, तो जिसके कारण से सिविल जो हमारा था वो डाउन था। जब मैंने स्लीपर्स वेलनेस शुरू किया तो मैं स्टेट बैंक से कमा के 3 लाख रुपए की ईवन गाड़ी लाया था। तो जो बैंक में लोन देने वाले थे वो भी सोच रहे थे कि 3 लाख रुपए की गाड़ी घुमा रहा है और तू 45 लाख रुपए की गाड़ी लेगा कैसे। तो वो सेट ही नहीं हो रहा था, तो कोई बैंक लोन नहीं कर रही थी सर। तो आपकी सोच पहले ऑडी A3 की थी या किसी और गाड़ी की थी, ये भी नहीं सर उसमें हुआ क्या था, अगर आपको याद हो, मैं क्रूज बुक करा के आया था और मुझे ऐसा था कि आपके पास भी क्रूज है तो मैं भी क्रूज ले लूं। तो मैं क्रूज बुक करा के आया और मैंने तुरंत आपको फ़ोन करा कि सर कॉन्ग्रेचुलेसन बोलो। बोला क्यों? मैंने बोला सर मैंने क्रूज बुक कराई, और सामने से आपकी मस्त आवाज़ मतलब आई। तो मैं सोच में पड़ गया कि यार मैंने क्रूज बुक कराई है और सर मेरे को मतलब डांट क्यों रहे हैं। तो आपने बोला कि क्रूज नहीं बुक करानी है, लग्जरियस गाड़ी लेके आओ, ऑडी के शोरूम में चले जाओ। अब सर कभी ऑडी का शोरूम माइंड में सोचा ही नहीं था, देखने की बात तो और है, माइंड में कभी सोच भी नहीं थी कि ऑडी के शोरूम में जाएंगे।
और जब आपने बोला कि ऑडी लेके आ, तो मेरे बाजू में मेरा दोस्त बैठा था, अभी मेरे डाउनलाइन भी है, अमित राठौड़ करके। वो मेरा पाँव दबा रहा था, भाई सारे एमडी ऐसे ही बोलते हैं, तू कहीं है ना फंस ना जाना। वो एक अल्टो थी, पता है, खींच गई थी। मैंने बोला याद तो है, लेकिन सर ने बोला है तो जाना तो पड़ेगा। तो मैं ऑडी के शोरूम में चला गया फिर, और जीन्स टी शर्ट में गया था। तो शोरूम वालों को लग भी नहीं रहा था कि ये गाड़ी लेने आया होगा। तो दरवान मुझे वहाँ पे पूछ रहा है कि भाई कहाँ जाना है। तो मैंने बोला ऑडी लेनी है। बोला किसको लेनी है? अरे मैंने बोला भाई मेरे मेरे को लेनी है। तो बोला अपनी यून है ना, वो पीछे लगाओ। तो मैंने यून गाड़ी को पीछे लगाया, मैं अंदर गया। अंदर भी कोई पानी के लिए या कोई पूछ भी नहीं रहा था। हम गाड़ियाँ देख रहे थे, तो कोई 45 लाख की गाड़ी थी, कोई 46.5 लाख की गाड़ी थी, कोई 50 लाख की गाड़ी थी, 55 लाख की थी, 80 लाख की थी, 85 लाख की थी। तो हमने तो पहली बार इतनी महंगी कारें देखी थी। तो मैं वापस आया और पीछे जो 45 लाख रुपए का जो ऑडी A3 था, वहाँ पे मेरी नज़र अटकी। ब्लैक कलर का था, ब्लैक कलर मुझे पसंद है पहले से। तो मैंने बुकिंग के लिए बोला। अब जैसे ही बुकिंग के लिए बोल रहा हूँ, तो वो बंदा पहले मुझे पूछ रहा है कि तेरा लोन होगा कि नहीं होगा। क्योंकि मुझे देख के वो समझ गया था कि भाई ये मतलब ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा। लेकिन मैंने उनको बोला भाई सब कुछ हो जाएगा, तू बुकिंग का अमाउंट ले। और बुकिंग अमाउंट लेके मैं कम से कम 2 महीना पूरे गुजरात की जितनी भी बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक से लेके, लोकल बैंक से लेके, नेशनलाइज बैंक से लेके, हर जगह मैंने फाइल रख ली, लेकिन कहीं भी मेरी लोन नहीं हुई थी। फिर कैसे हुआ? फिर सर ऐसा हुआ कि यस बैंक करके एक बैंक था, उन्होंने बोला यस आपको हम लोन देंगे। और उसमें एक कंडीशन रखी गई कि 20 लाख रुपए डिपॉजिट रखो तो 23 लाख का लोन मिलेगा। अब रियल में सर 3 लाख का ही लोन हुआ था, क्योंकि 20 लाख मेरे को सामने डिपॉजिट रखना था। तो मैंने कहीं से भी जुगाड़ करके उसको डिपॉजिट करवाया। 2 महीना जो इनकम आई थी उसको भी मतलब मैंने इकट्ठा करके 20 लाख रुपए जमा करे। और वो 20 लाख रुपए भरने का कारण ये था कि मेरा सिविल अच्छा हो जाए, कि आगे करके मुझे अगर कोई भी लोन वगैरह लेना है या बैंक से अगर रिलेशन अच्छे बनाने हैं तो वो बन पाए। तो फिर मैंने वहाँ से मतलब बैंक से लोन कराया और ऑडी A3 गाड़ी लिया सर। कितने साल में ले ली थी आपने? 2.25 साल में सर। काफी खुशी महसूस हुई होगी आपको तब। सर बहुत ज्यादा, मतलब मैं रात को नींद से उठता तो नींद से उठ के मैं ऑडी को ऐसा हाथ लगाता कि रियल में ये मेरी कार है या सपना है। मैं रियल में अब काफी साल हो गए थे ना आपको डायरेक्ट सेलिंग? हाँ, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत साल हो गए थे। अच्छा, अभी आपकी वाइफ क्राउन डायमंड है, यस सर। आप रॉयल एम्बेसडर हैं, यस सर। घर में दोनों आईडी पे पैसा आ रहा होगा। आ रहा है सर। तो ये आपकी जो वाइफ क्राउन डायमंड है, नम्रता, ये अपने दम पे है या इनका भी बिजनेस आप ही देखते हो, सिर्फ इनका नाम है? नहीं सर, वो अपने दम पे ही काम कर रही है। वो पहले से ही नेटवर्क को जानती थी, मैंने आगे भी आपको बताया था। तो पहले भी उसने काम करा हुआ है, तो उसके पास एक्सपीरियंस था। और वही एक्सपीरियंस के दम के ऊपर उसने अपने आईडी पे खुद ने काम करा है। मैंने जो सपोर्ट करना चाहिए अपलाइन की तरह, हमारे बीच में अपलाइन डाउनलाइन के रिश्ते हैं, हस्बैंड वाइफ के बाद में है। मतलब पहले अपलाइन डाउनलाइन? हाँ, घर में तो वो भी कुणाल सर ही कहती है? हाँ, घर में भी कुणाल सर ही कहती है, मैं उनको मैडम ही कहता हूँ। और मेरे पापा भी नेटवर्कर है, तो मेरे पापा भी मेरे को सर कह के ही बुलाते हैं। आपके पापा भी काम कर रहे हैं? हाँ, मेरे पापा भी काम कर रहे हैं, वो रिसेंट डायमंड बनने वाले हैं। आपके घर की 3 आईडी लगी हुई है? हाँ, 3 आईडी लगी है सर। 3 आईडी पे कमाई हो रही है घर में? 3 आईडी पे कमाई हो रही है। कैसा चल रहा है घर? सर बहुत बढ़िया चल रहा है सर। ये इतनी लग्जरियस लाइफ, इतनी VIP लाइफ तो हमने जीवन में सोची नहीं थी। हमने नम्रता और आप में रिपोर्टिंग भी होती है कि आज कितने प्लान हुए, कितने सब? हमारी सर रिपोर्टिंग ही रिपोर्टिंग होती है। हस्बैंड वाइफ वाली लाइफ वो है ही नहीं। हम जब भी मिलते हैं तो हमारे बिजनेस की बात होती है। और यहाँ पे वेन्यू है, यहाँ पे जाना है, ये करना है, डाउनलाइन का ये करना है, यहाँ पे शो करना है, यहाँ पे ट्रेनिंग करनी, ये करनी, वो करनी। मतलब रात भर हम बैठे बैठे वो प्लानिंग ही करते रहते हैं। आपकी फैमिली को हम ऐसे कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग फैमिली। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी? नो, एवरीबॉडी इज डूइंग डायरेक्ट सेलिंग। यस सर। फादर? यस। आप, आपकी वाइफ? यस सर। तो नम्रता जैसे कहीं जाती है, अकेले भी ट्रिप करने जाती है, अकेले भी ट्रेनिंग लेने जाती है, तो आपको कोई सिक्योरिटी नहीं होती? तो सर कभी ऐसा सोचा ही नहीं है। हम दोनों मैच्योर हैं, कई सालों से डायरेक्ट सेलिंग में लगे हुए हैं। तो हमारे बीच में कभी ऐसी बात ही नहीं आई इनसिक्योर जैसी। हम हमेशा एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं, रिपोर्टिंग लेते रहते हैं। और नम्रता पहले से ही मतलब इतना विश्वास है, उसको भी विश्वास है, मुझे भी विश्वास है
हम दोनों भरोसे पे टिके हुए हैं और इसीलिए आज वो क्राउन डायमंड है और मैं रॉयल एम्बेसडर हूँ। कुणाल साहब, बहुत बड़ी बात है कि आपने अपनी वाइफ को इतनी फ्रीडम दी, उसे खुद काम करने का मौका दिया, और आज वो देश के किसी भी कोने में जाके, मैं भी देखता हूँ, सेमिनार ट्रेनिंग खुल के करती है, और वो सिर्फ आपके सपोर्ट के कारण। कभी स्पीच भी लेते हो तो कहती है बिकॉज ऑफ कुणाल सर। यस रियली आप और आपकी वाइफ इस डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री में बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो, और किसी को भी हस्बैंड वाइफ को डायरेक्ट सेलिंग करनी है तो एक बार आपकी जर्नी को जरूर जानना चाहिए। तो कुणाल सर, सबसे पहले बताइए आपकी कितनी आईडी पे कैपिंग है? सर, अभी 2 आईडी पे कंटिन्यू कैपिंग तो है ही, और बस तीसरी शुरू हो जाएगी सर। तीसरी भी लगने वाली है? हाँ। तो अब तो कैपिंग भी बढ़ चुकी है। यस सर, यस। मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है सर, बहुत। तो कुणाल सर, सबसे पहले तो ये बताओ, अब कौन सी गाड़ी लोगे? और आप गाड़ियों के बड़े लवर माने जाते हो, आपने बहुत सारी गाड़ी ले रखी है, कौन कौन सी गाड़ी है आपके पास? सर, मेरे पास ऑडी A3 मैंने लिया एक, फिर उसके बाद में मैंने जगुआर ली, दो, और तीसरी मैंने फोर्ड एंडेवर गाड़ी ली, तीन, चौथी मैंने थार लिया, चार, पांचवी मैंने फॉर्च्यूनर लेजेंडर लिया, पांच। 5 गाड़ी सर मैंने लग्जरियस गाड़ी यहाँ से छुड़ाई है। 5 गाड़ियां हैं अभी आपके पास? हाँ है। 8% 5 गाड़ियां मेंटेन करते हो आप? ऐसा तो सर 7 गाड़ियां हैं, और अच्छा। 2 छोटी गाड़ियां भी मैंने लेकर रखी है ऐसे ही। वो कौन कौन सी? वो एक अभी महिंद्रा की मैंने जो ईवी कार ली है, इलेक्ट्रिक कार है, वो सिस्टर के लिए ली है, 6, और खाली बच्चों को छोड़ने ले जाने के लिए एक मारुति का गाड़ी लेकर रखा हुआ है। 7 गाड़ियां आपके पास? सर, एक डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में एक डायरेक्ट सेलर आज 7 गाड़ियां मेंटेन कर रहा है, ये बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है उस यूथ के लिए या उस व्यक्ति के लिए जो डायरेक्ट सेलिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अगली गाड़ी कौन सी लेने की प्लानिंग कर रहे हो? सर, अगली तो बहुत बड़ी सोच है। अभी दुबई गया था कंपनी एनिवर्सरी में, तो वहां पे जाके फिर से सोच बढ़ने लगी। आपने रॉल्स रॉयल्स में एंट्री कराई तो माइंड में वही खुशी हुई है, RR। आर लेके आओगे? सर 100% लेके आएंगे। अब इतनी गाड़ियां ले ही ली है सर, और इतनी अच्छी कंपनी मिली है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो 100% लेंगे सर। तो कुणाल सर, जैसा कि हमें पता है कि कोविड के दौरान आपको ट्विंस बेबी हुए, एक बहुत बड़ा नेटवर्क भी था, और 2 बच्चे, और उसके बाद नम्रता बहुत बीमार हुई, कोविड हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गई, और वो काफी, और आपका बच्चा भी बहुत बीमार हुआ था, वो भी हॉस्पिटल में, एक हॉस्पिटल में बच्चा, एक हॉस्पिटल में बीवी, इधर इतना बड़ा नेटवर्क, तो कैसे मैनेज किया कुणाल सर? आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, कैसे मैनेज किया? सर, अब अच्छे कर्म करे थे तो पहले तो भगवान ने नम्रता को बचा लिया। कोविड में जब लेके गया था तो डॉक्टर ने ही मना कर दिया था कि घर वापस ले जाओ, ये मर जाएगी, बचेगी नहीं। फिर मैंने आपको ही फोन किया था सर, आपको याद होगा, और आपने जिस तरीके से बताया उस तरीके से मैंने किया। आपने महादेव में आप मानते हो, भगवान को आप बहुत ज़्यादा मानते हो, तो वो हिसाब से जो आपने किया वो मैं करता गया, और कोविड में से नम्रता धीरे धीरे बाहर निकली। सर, उसमें हुआ क्या था कि 21/4/21 को मेरे वहां पे ट्विंस आए, और 25/4/21 को आप लाइव आए थे कोविड में, और आपने बताया था कि थर्मोमीटर रखो, और वो जो ऑक्सीजन का जो होता है मास्क पहने रखो, सैनिटाइज, जो सारी बातें आपने बताई थी। तो मैं ऑक्सीजन में ऑक्सीमीटर रखो। हाँ, ऑक्सीमीटर। हाँ, तो मैं आपकी बातों को पहले से फॉलो करता हूँ। जैसे ही आपकी मीटिंग खत्म हुई, मैं तुरंत जाके दौड़ के ऑक्सीमीटर और वो थर्मोमीटर वो लेके आया, और वही दिन रात को नम्रता को बुखार था। पहले से थोड़ा थोड़ा बहुत तो आ रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि प्रेगनेंसी थी और 2 बच्चे हुए हैं तो उसके कारण से वीकनेस होगी। लेकिन जैसे ही मैंने चेक करना शुरू किया तो कभी 80 दिखा रहा है ऑक्सीजन, कभी 75 दिखा रहा है, कभी 70 दिखा रहा है, फिर 69 दिखा रहा है, 68 दिखा रहा है, मतलब लो जा रहा है। मैं सबका देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, तो ऑक्सीजन सही था, उसका लो जा रहा था। दूसरे दिन तुरंत मैं उसको फिर लेके गया अस्पताल में, तो कहीं जगह नहीं मिल रही थी, कहीं भी बेड खाली नहीं था, और मुझे पता चल गया था कि उसको कोविड ही है। तो उसके भाई की कुछ पहचान थी, उसके कारण से उसको एडमिट किया, और उसके ही दूसरे दिन बच्चे को भी एडमिट करा। उसको भी कोविड, जो पेट में था ना तब भी कोविड लगा हुआ था, तो उसको भी ग्राम पॉजिटिव करके एक वायरस आता है, वो वायरस यहाँ सिर में लग गया था। तो उसके करीबन 2 महीने तक 3 बार ऑपरेशन हुए। नम्रता भी 14 दिन तक हॉस्पिटल में रही। वो टाइम में सर, आपको पता है कि नहीं, पापा भी कोविड में थे, उनको भी 14 दिन तक रखा था, और उसके बाद 11 दिन क्वारंटाइन भी करे थे, उनको मैंने होटल में रखा था। तो वो टाइम के अंदर सर बिजनेस तो करना ही था, क्योंकि
ऐसा होता है कि अपनी पर्सनल लाइफ के कारण या पर्सनल प्रॉब्लम के कारण कभी हमारे ग्रुप के जो बच्चे हैं वो नहीं मरने चाहिए सर। तो मैं सुबह सुबह क्या करता था, सुबह सुबह उठ के, अब कोविड था तो लोगों को मिलना नहीं था, तो सुबह सुबह उठ के मैं 6 बजे ऑनलाइन मीटिंग करता था और लोगों को काम सौंप देता था। फिर 8 बजे फ्री होके मैं नम्रता की हॉस्पिटल जाता, फिर बच्चे की हॉस्पिटल जाता, फिर पापा की हॉस्पिटल जाता। तीनों हॉस्पिटल, वो टाइम ड्राइवर भी नहीं था क्योंकि कोविड के कारण कोई ड्राइवर भी नहीं आ रहे थे। तो तीनों हॉस्पिटल घूम के वहाँ पे जो पैसे वैसे देने हैं, बैग भर के पैसा लेके जाता और खाली करके वापिस आता। तो तीनों हॉस्पिटल में मिल के, और वो टाइम में मैंने अपने मकान का भी काम शुरू कराया था, मैंने बंगलो जो लिया उसका, क्योंकि मुझे ऐसा था कि जैसे ही नम्रता कोविड से बाहर आए तो मुझे यहाँ भीड़ भाड़ में नहीं रहना है, बंगलों में सेपरेट रहने चले जाना है। तो उसका भी काम चल रहा था, तो उसका भी काम देख रहा था। शाम को फिर वापस आता, फिर ग्रुप के साथ मीटिंग करता, फिर उनकी प्लानिंग करता, और मीटिंग करके फिर सुबह फिर उठ के मीटिंग करता, फिर हॉस्पिटल जाता। ऐसे करके बिजनेस भी संभाल लिया सर और घर को भी संभाल लिया। लेकिन आपकी बहादुरी की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि ये मैंने आपसे इसलिए पूछा कि मुझे सारी कहानी पता है कि एक व्यक्ति 3 हॉस्पिटलों को संभाल रहा है, घर के 3 लोग, तीनों मरीज, और पूरे परिवार को और संभाल रहा है और पूरे बिजनेस को संभाल रहा है, और आपने बिजनेस को हिलने भी नहीं दिया। ये आपकी बहादुरी की दाद देनी पड़ेगी। ऐसी बहुत सी बहादुरी की बात करूंगा मैं आपसे। कुणाल सर, आज आप एक कामयाब डायरेक्ट सेलर हैं, काफी बड़ा मुकाम आपने हासिल किया है, तो ऐसी कोई 5 बातें बताएं जिसे फॉलो करके आज आप इस मुकाम तक पहुंचे, जो आपने फॉलो किया। सर, मैंने रियल में पहली बात कि मैं हमेशा ऑनेस्ट रहा हूँ। एक डायरेक्ट सेलर को अपनी टीम के प्रति और अपने कंपनी के प्रति और अपलाइन के प्रति हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए। दूसरा सर, मैंने कभी गुरु भक्ति नहीं छोड़ी है। मैं हमेशा अपने अपलाइन को गुरु मानता हूँ, जिन्होंने हमें सिखाया है, जिन्होंने हमें आगे बढ़ाया है। तीसरी बात सर, कभी नेगेटिव नहीं होना है, और मेरे पास ऐसा कोई नेगेटिव होने का कोई मतलब वो है ही नहीं। कुरियर में था और कुरियर से इतना आगे बढ़ गया हूँ, तो नेगेटिव होने का कोई चांस नहीं था। तो जीवन में कभी नेगेटिव नहीं होना है और लगातार चलते रहना है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे कोई भी लेवल आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको लगातार चलते रहना है। अगर आप लगातार चलते रहोगे तो सक्सेस आपको 100% मिलेगी। दूसरी बात, सिस्टम से चलना है। मैं हमेशा सिस्टम से चला हूँ, मैंने सिस्टम को फॉलो किया है, मैं सिस्टम से कभी बाहर नहीं निकला हूँ। बस ये 5 बातें हैं मेरी सक्सेस की, जो मैंने आज तक मतलब अपने जीवन में निभाई है सर। गुरु भक्ति के तो बहुत से एक्सपीरियंसेस मेरे पास भी हैं। जी सर। अगर आपको फोन कर दिया जाए रात को 2 बजे की, सुबह 5 बजे की फ्लाइट लेके दिल्ली